Good morning and Jai Hind students. Now today we will learn about the chapter second in chemistry, that is your acid, base and salt. This is the second chapter in chemistry in class 10. We will study about this thing today. As per the topic which is looking here, the name of the chapter acid, base and salt. The first topic will be concept of acid. Concept of acid. एसिड का केमिकल कॉन्सेप्ट क्या है ये आज हम लोग देखेंगे। तो आदमी जो पहली बार जानकारी हासिल करता है तो अपने परसेप्टरी ऑर्गन से ही जानकारी हासिल करता है। तो एसिड जो शब्द है ये डिराइव्ड है। एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। अब ये एसिडस है, इसका अर्थ क्या होता है? द मीनिंग ऑफ एसिडस इज सॉर इन टेस्ट। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट एसिड का है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट का मतलब एसिड के बारे में पौराणिक धारणा है, सबसे पुरानी धारणा। जो भी पदार्थ खाने में खट्टे लगते हैं वो सबके सब एसिड हैं। और आज भी यही बात सत्य है कि जितने भी पदार्थ खाने में खट्टे लगते हैं सब में एसिड की उपस्थिति होती है। यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट एसिड जो खोजा गया केमिस्ट्री में वो सबके सब ऑर्गेनिक एसिड्स थे। जो पहला एसिड ह्यूमन हिस्ट्री में पहुंचा वो ऑर्गेनिक एसिड था। यहाँ ऑर्गेनिक शब्द को जान लेना जरूरी है कि ऑर्गेनिक शब्द क्या है। ऑर्गेनिक एडजेक्टिव फॉर्म है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। अगर इसके नाउन फॉर्म पर काम किया जाए तो ये निकला हुआ है ऑर्गेनिज्म से निकला हुआ वर्ड है। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब द एसिड विच इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहां देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड मींस द एसिड्स which are found in living organisms। ये एसिड की पहली वैरायटी है जो ह्यूमन हिस्ट्री में आई। अब आप जानते हैं बहुत सारे एसिड्स के बारे में, जैसे कर्ड है। कर्ड में कौन सी एसिड होती है? लैक्टिक एसिड होता है। इसी प्रकार से एप्पल में कौन सा एसिड होता है? एप्रिक एसिड होता है। आगे हम चलते हैं गुआवा में कौन सा एसिड होता है? गुआवा में ऑक्सैलिक एसिड होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो भी खाने की चीजें हैं उसमें खट्टा होने का वजह क्या है कि उसमें एसिड की उपस्थिति है, इसलिए वो खट्टे हैं। अब यहाँ टैमारिंड देखते हैं, ये इमली है, इसमें कौन सी एसिड होती है? तो इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड होता है। ये पहला एसिड का ग्रुप है जो खोजा गया। ये ऑर्गेनिक एसिड्स है। और आज जो एसिड्स हम लोग देखते हैं लैब में पड़ा हुआ है वो मिनरल एसिड्स हैं। मिनरल एसिड का मतलब ये है कि ये प्रकृति में पाए नहीं जाते सामान्य रूप से, इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और इसलिए इसे हम लोग मिनरल एसिड्स कहते हैं। मिनरल एसिड जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है, तीन ही मिनरल एसिड पढ़ना है। नंबर 1 HCl एंड नंबर 2 HNO3 एंड नंबर 4 H2SO4। ये तीन मिनरल एसिड्स पढ़ने हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स के रूप में हमने आपको कुछ बताया जो फ्रूट्स में पाए जाते हैं। यहाँ एक लेमन में हम एसिड लिखते हैं। लेमन में जो एसिड होता है वो साइट्रिक एसिड होता है। ये साइट्रिक एसिड है आपका लेमन में पाया जाता है। तो एसिड्स के बारे में दो ग्रुप हमने देखा एसिड्स का। एक ग्रुप है आपका ऑर्गेनिक एसिड्स जो खाने पीने की चीजों में पाई जाती है, और दूसरा एसिड जो फैक्ट्रीज में बनती है, जैसे जिन्हें हम लोग मिनरल एसिड्स कहते हैं। मिनरल एसिड में 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 H2SO4, ये 3 हमारे सिलेबस में है।
ये कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड के दायरे में हम चीजों को देख रहे हैं। अब आगे जो 3 मिनरल एसिड्स के बारे में हमने देखा है तो थोड़ा और गहरे में देखते हैं। ये फर्स्ट मिनरल एसिड जो हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही मिनरल एसिड पढ़ना है, मिनरल एसिड्स HCl। आप देखेंगे इसका नाम जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसे कहते हैं, और इसका दूसरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका दूसरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। अब यहां जो शब्द प्रयोग में लाए गए इन शब्दों का मैथमेटिक्स हमको जानना है कि HCl को कब हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे और कब उसी को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। तो HCl जब गैसियस फेज में हो, जब ये गैसियस फेज में हो तो इस वक्त इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यही HCl यदि पानी में घुला दिया जाए, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया जाए, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl is called हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो इन दोनों में ये अंतर है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड तब कहा जाएगा जब ये गैसेस फेज में लिया जा रहा, और जब इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। दूसरा एसिड आपको मालूम है HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, और थर्ड वन इज H2SO4, सब सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिस केमिकल का है वो H2SO4 है। तो इसका इतना ज्यादा एप्लीकेशन है, इस लार्जर एप्लीकेशन के कारण, या कहें कि लार्जेस्ट एप्लीकेशन के कारण इसे हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। H2SO4 इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ chemicals, chemicals due to its largest application, largest application, largest application, application in chemical industry, in chemical industry, chemical industry, chemical industry में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होने के कारण H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड के दायरे में अब हम लोग एसिड क्या है इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि केमिकली एसिड को डिफाइन कैसे किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमको पढ़ने होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में कॉन्सेप्ट है वो ऑर्हेनियस कॉन्सेप्ट है जिसको हमको पढ़ना है। ऑर्हेनियस, ऑर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। ऑर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड का क्या है ये हमको जानना है। तो ऑर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो एसिड का है वो ये कहता है कि एसिड्स आर दोज हाइड्रोजीनस सब्सटेंसेस which can furnish H+ ions in their aqueous solutions। तो इसे हम लिखते हैं according to Arrhenius concept, acids are those hydrogenous substances, those hydrogenous substances, those hydrogenous substances which can furnish H+ ion in their aqueous solution, in their aqueous solution, aqueous solution। ये एसिड का तो इसे हम लोग सामान्य भाषा में देखते हैं कि एसिड हाइड्रोजन युक्त वे पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देने में सक्षम होते हैं।
अब HCl को अगर हम लोग यूज करते हैं, ये मीडियम के रूप में लगाते हैं H2O को, तो यहाँ जो आयनाइजेशन होगा इसका वो H प्लस और Cl माइनस के रूप में होगा। इसी रूप में अगर हम एसिडिक एसिड लगाते हैं CH3COOH, ये एसिडिक एसिड है। अगर इसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो इसमें क्या मिलेगा हमको, H प्लस आयन मिलेगा प्लस CH3COO माइनस, ये मिलेगा। तो यहाँ इस आयन को हम लोग क्लोराइड आयन कहते हैं, क्लोराइड आयन कहते हैं। और ये आयन हमारा एसीटेट आयन का लगता है, ये एसीटेट आयन। आप और किसी का भी देख सकते हैं, टू स्टेप में भी आयनाइजेशन होता है, जैसे H2SO4 का आयनाइजेशन अगर हम कराते हैं तो ये टू स्टेप आयनाइजेशन में जाएगा, तो H प्लस आयन बनेगा प्लस HSO4 माइनस बनेगा। फिर फर्दर अगले स्टेप में HSO4 माइनस जो है H2O में डिसॉल्व करके H प्लस बनाएगा और SO4 माइनस माइनस आयन बनाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं आयनाइजेशन ऑफ एसिड के बारे में। तो ये एसिड का आयनाइजेशन है, एसिड वे पदार्थ हैं जो H प्लस आयन अपने सॉल्यूशन में देते हैं। तो एसिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच फर्निशेस H प्लस आयंस इन देयर aqueous solutions। अब हम लोग H प्लस आयन को समझने की कोशिश करेंगे कि H प्लस आयन वास्तव में क्या है। H प्लस आयन को अगर देखा जाए, आपने क्लास 9th में एटॉमिक डायग्राम्स बनाए होंगे। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक डायग्राम आप बनाए, यहाँ एक प्रोटॉन होता है और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम। अगर H प्लस आयन आप बनाएंगे तो क्या, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, 1 प्रोटॉन मिलेगा। तो H प्लस आयन क्या है, H प्लस आयन न्यूक्लियर पार्टिकल है। H प्लस आयन इज अ न्यूक्लियर पार्टिकल, न्यूक्लियर पार्टिकल। H प्लस आयन इज अ न्यूक्लियर पार्टिकल that is proton, that is proton। H प्लस आयन इज अ न्यूक्लियर पार्टिकल that is proton। अब सॉल्यूशन में H प्लस आयन रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, ये समझने की बात है। यहाँ is it possible that H plus ion, is it possible that H plus ion can exist in solution? ये एक सवाल है दूसरा हमें समझना है, क्या H प्लस आयन सॉल्यूशन में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो H प्लस आयन सॉल्यूशन में पॉसिबल नहीं है, ये हमको याद रखना है। This ion is not possible in solution. This ion is not possible in solution। यानी सॉल्यूशन में पॉसिबल क्यों नहीं है, ये एक सवाल बनता है जिसको हमें समझना है। तो यहाँ सॉल्यूशन में पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, इसको समझने के लिए जो स्केल हम लगाते हैं वो P = Q अपॉन R के रूप में इसको समझते हैं। P क्या है, पोलराइजिंग कैपेसिटी, ये पोलराइजिंग कैपेसिटी है, पोलराइजिंग कैपेसिटी ऑफ आयन है, कैपेसिटी ऑफ आयन। और Q आपका चार्ज है, और यहाँ आयनिक रेडिएशन। अब जैसे पर हम लोग क्या देखते हैं कि R, चूंकि ये बहुत छोटी एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का R नियरली क्या होगा, 0 होगा। तो आयनिक रेडियस प्रोटॉन का, अगर प्रोटॉन के आयनिक रेडियस की बात करें तो वैल्यू ऑफ R टेंड्स टू बी 0, दो इट इज नॉट 0 बट इट इज लाइकली टू बी 0। इस कंडीशन में इस आयन की जो पोलराइजिंग कैपेसिटी है, अगर 0 से आप डिवाइड करते हो क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट मिलेगा। क्योंकि ये इनफाइनाइट पोलराइजिंग कैपेसिटी है, इसके वजह से इस आयन को एग्जिस्ट करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए किसी भी सॉल्यूशन में, और किसी भी सॉल्यूशन के पास इनफाइनाइट एनर्जी नहीं होता, इसलिए ये आयन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये आयन एग्जिस्ट करता कैसे है, इसे समझना है। अगर H प्लस आयन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता तो ये करता कैसे है, किस रूप में एग्जिस्ट करता है। ये H प्लस आयन है, इसकी पोलराइजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है,
इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए इस आयन को सॉल्यूशन में रहने के लिए। इसलिए जैसे ही आयन बनता है, जैसे ही प्रोटॉन बनता है, वैसे ही इस प्रोटॉन को H2 कैच कर लेता है। आप जानते हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये अपना बॉन्ड बना लेता है और आयन एग्जिस्ट करता है H3O प्लस के रूप में। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स लगे जो आयन के एग्जिस्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, आगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड को देखें, और कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड के दायरे में ही हम एक टर्म और देखते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में तो छोटी बात हमने समझा कि सोर्स के आधार पर कहां से एसिड आ रहा है। इस सोर्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो एसिड 2 प्रकार के होंगे। पहला होगा, एक द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, सोर्स है। सोर्स के हिसाब से एसिड 2 होते हैं। एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, जिसमें आप एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, एप्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, बहुत सारे एसिड है। और सोर्स के आधार पर दूसरा एसिड जो बनता है आपका, वो मिनरल एसिड बनता है। और मिनरल एसिड हमको अपने सिलेबस में से 3 ही मिनरल एसिड पढ़ना है, HCl, H2SO4 एंड HNO3। ये 3 ही एसिड हमको पढ़ने हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड्स, ये 2 टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हमने चर्चा किया। अब जो एसिड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका जरा सा एप्लीकेशन देखते हैं कि एसिड का क्या एप्लीकेशन ह्यूमन लाइफ में है। तो एक बीमारी है जिसे हम लोग सामान्य भाषा में पथरी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे सिंपली हम लोग स्टोन कहते हैं। कभी कभी हमारे शरीर में स्टोन बन जाता है, किडनी में स्टोन बन जाता है, गॉल ब्लाडर में स्टोन बन जाता है, कई जगहों पर स्टोन बन जाता है और परेशानी खड़ी होती है। यूरिन ब्लाडर में भी स्टोन बन जाता है, पेशाब आने में परेशानी होती है। स्टोन वास्तव में है क्या? स्टोन केमिकली क्या है? कैल्शियम ऑक्सैलेट है। स्टोन इज केमिकली कैल्शियम ऑक्सैलेट। ये केमिकली कैल्शियम ऑक्सैलेट है, इसे हमें समझना है। अब जो केमिकली कैल्शियम ऑक्सैलेट है, स्टोन फॉर्मेशन हमारे अंदर ना हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए ये करना है कि ऑक्सैलिक एसिड जिस फ्रूट्स में पाए जाते हैं उसको कम से कम मात्रा में या सप्ताह में 1 बार 2 बार ही खाना है, बार बार नहीं खाना। तो ऑक्सैलिक एसिड के सोर्सेस क्या हैं? ये देखिए, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है नॉर्मली गुआर में, कोहड़ा में, सब कहें गुआर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसके बाद टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। फिर ऑक्सैलिक एसिड जो है गुआवा में होता है। ये ऑक्सैलिक एसिड्स हैं। अगर इसकी ज्यादा मात्रा हम लें तो हमारे ब्लड में क्या, ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा मात्रा में उतर जाएगा। और जब ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा मात्रा में उतरेगा हम लोग, लेकिन ब्लड में ये जिस फॉर्म में होगा, ये ऑक्सैलिक एसिड ब्लड में जिस फॉर्म में होता है उसको देखिए, COO- और COO-, ये आयन के रूप में होता है, इसे हम लोग ऑक्सैलेट आयन कहते हैं। ये ऑक्सैलेट आयन, आपको मालूम है कि हमारे ब्लड में हर समय कैल्शियम होता है। ऐसा कोई समय नहीं है ब्लड में जबकि कैल्शियम हमारे ब्लड में ना हो। अगर आहार के माध्यम से खाने में कैल्शियम हमने नहीं लिया है तो हड्डी का कैल्शियम घोल के ब्लड में जाता है, इसलिए कैल्शियम हमेशा ब्लड में होता है। अगर ऑक्सैलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो वैसी स्थिति में जो कैल्शियम आयन है वो रिएक्शन कर जाएगा इससे, और रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो CaCOO और यहाँ COO और 2, ये कैल्शियम ऑक्सैलेट है, कैल्शियम ऑक्सैलेट है। और इसी कैल्शियम ऑक्सैलेट को हम लोग पथरी कहते हैं। इसलिए स्टोन फॉर्मेशन से बचने का रास्ता क्या है कि जो सोर्सेस हैं कैल्शियम ऑक्सैलिक एसिड के, उस प्रकार की चीजों को कम खाया जाए, कुछ एहतियात बरता जाए। आगे टाइप्स ऑफ एसिड्स में हमने इस चीज को पढ़ा। अब टाइप्स ऑफ एसिड के दूसरे प्रकार को देखते हैं जहां से हम क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। एक स्ट्रेंथ के आधार पर एसिड को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, एसिड का स्ट्रेंथ क्या है और स्ट्रेंथ से हमारा मतलब क्या है? स्ट्रेंथ से क्या मतलब है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि when 1 mole of acid, when 1 mole of acid is dissolved
dissolved in 1 liter iron, 1 liter water, dissolved in 1 liter water। तो स्ट्रेंथ क्या है? अगर एसिड के 1 मोल को 1 लीटर पानी में घुलाते हैं तो कितना H प्लस आयन बनता है, वही स्ट्रेंथ कहलाता है। तो द क्वांटिटी ऑफ H प्लस आयन, क्वांटिटी ऑफ H प्लस आयन लिखिए या H3O प्लस आयन लिखिए, द क्वांटिटी ऑफ H3O प्लस आयन इज द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, इज द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ का बेसिस है, इसके आधार पर हम लोग एसिड का स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो वीक एसिड बनेगा, वीक एसिड जो ज्यादा आयन नहीं देते, यानी कि इनका आयनाइजेशन पानी में बहुत कम होता है, तो कम आयनाइजेशन के कारण ये वीक एसिड माने गए। और वीक एसिड का एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड आप किसी को भी उठा लें, फॉर्मिक एसिड उठाते हैं, मान लीजिए फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला HCOOH होता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला CH3COO माइनस होता है। इस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिक एसिड को हम क्या मानते हैं? वीक एसिड मानते हैं, क्योंकि इनका आयनाइजेशन पानी में कंप्लीट नहीं होता, बहुत कम आयनाइजेशन होता है। तो आयनाइजेशन फैक्टर, अगर ये आयनाइजेशन फैक्टर है तो आयनाइजेशन फैक्टर इसका जो है OI इज मच लेस देन 1, ये 1 से काफी कम होता है। तो इस प्रकार के एसिड को हम लोग वीक एसिड्स कहते हैं। वीक एसिड के बाद अब दूसरा एसिड जो हमको पढ़ना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसे पढ़ना स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? जिसका आयनाइजेशन नियरली 1 होता है, लगभग 1 होता है। तो आयनाइजेशन फैक्टर जो है इज नॉट इक्वल टू 1 बट नियरली इक्वल टू 1। तो ये साइन जो हम मैथमेटिकली देते हैं 1, इसका मतलब कि लगभग 1 के बराबर है, पूरा 1 नहीं है लेकिन नियर अबाउट वही वैल्यू इसकी आती है। तो इसका आयनाइजेशन आप देखेंगे नॉर्मली 95% से लेकर के 100%, थियोरेटिकली हम मानते हैं 100% तक इसका आयनाइजेशन पॉसिबल है। अब इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है जो हमारे सिलेबस में है उसमें 3 एसिड हमको पढ़ना है। नंबर 1 HCl, नंबर 2 HNO3 एंड नंबर 3 H2SO4, ये 3 एसिड्स। हमें याद रखना है कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें कौन है। सामान्यतः जब ये सवाल बनता है तो लड़के H2SO4 को का ही नाम देते हैं, जो कि गलत है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है। HCl ये पहला रैंक है इसका, इसके बाद HNO3 आता है, दूसरे रैंक पर आता है, और H2SO4 जो है सबसे कमजोर एसिड है अपने ग्रुप में, मिनरल एसिड में सबसे कमजोर एसिड H2SO4 है। लेकिन सामान्यतः हम H2SO4 पर अपना गेस लेकर के चले जाते हैं। H2SO4 H प्लस आयन बहुत ज्यादा नहीं देता, लेकिन इसमें हमारे चुनाव का एक विशेष कारण क्या है कि H2SO4 एक ऐसा एसिड है जिसकी वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी मैक्सिमम है। H2SO4 has maximum water absorbing capacity, maximum water absorbing capacity, maximum water absorbing capacity, इसमें वाटर को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आप चीनी के ऊपर में, चीनी का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये शुगर है, शुगर का फॉर्मूला आपको पता है C22OL, C12 S22O11, ये शुगर है। अगर इसके ऊपर आप कॉन्क H2SO4 डालते हैं, कॉन्क H2SO4, तो क्या करेगा, इसका पूरा का पूरा पानी बाहर कर देगा। जब पूरा पानी बाहर कर देगा तो मिलेगा क्या आपको? 12C, केवल कार्बन मिलेगा, केवल कार्बन। यानी कि अगर शुगर में हम H2SO4 डालते हैं तो उसके पूरे पानी को खींच लेता है, और खींचने की वजह से शुगर क्या दिखता है? काला हो जाता है।
तो ये H2SO4 के साथ जुड़ी हुई एक बात है, जो वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा रखता है, और लेकिन जहां तक आयन के बनने का, H+ आयन के देने का सवाल होता है, वहां H2SO4 थर्ड रैंक पर H+ आयन देता है। पहले पर HCl है, HNO3 है और H2SO4 है। थैंक्स गाइस।